अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। कल के कार्यक्रम में मैंने क्या बात बताई थी आपको कि राहु और केतु अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे होते हैं तो अच्छे असर करने वाले होते हैं, मतलब उनकी दशा बुरी नहीं जाती है। पर आज के कार्यक्रम में बताने वाला हूं कि अगर वही राहु और केतु जन्म कुंडली में चर प्रकृति की राशियों में, जैसे कर्क राशि चर प्रकृति की होती है, तुला राशि चर प्रकृति की होती है, मकर राशि चर प्रकृति की होती है और मेष राशि चर प्रकृति की होती है। मतलब मेष से शुरू किया तो मेष चर, वृषभ स्थिर और मिथुन द्विस्वाभाविक। तो मेष, वृषभ, मिथुन चर, स्थिर, द्विस्वभाव। फिर कर्क, सिंह, कन्या। तो कर्क चर, सिंह स्थिर और कन्या द्विस्वाभाविक। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से उंगली पे गिनते जाइए, मेष, वृषभ, मिथुन तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वाभाविक और चर स्थिर द्विस्वाभाविक। ऐसे होता है, समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे तो देख लीजिए। मेष राशि चर प्रकृति, वृषभ राशि स्थिर, मिथुन द्विस्वाभाविक, कर्क फिर से चर, फिर 5 स्थिर, फिर कन्या द्विस्वाभाविक, फिर यहां पे तुला फिर से चर प्रकृति, फिर यहां पे 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि स्थिर राशि। ऐसे करके ये बातें बनती रहती। पर बात यहां पे, ये तो बताने वाली बात थी, सोचा आपको बता दूं। पर बात क्या है कि अगर आपके ऊपर से राहु की दशा चल रही है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके ऊपर से राहु की दशा जा रही है और अगर आपकी कुंडली में लग्न चार्ट आपके पास है और लग्न चार्ट में अगर वो इन राशियों में बैठे हों, जैसे राहु केतु यहां कर्क के हो करके हों या तुला के हों, मकर के हों या मेष राशि की यानी चर प्रकृति की राशियों में बैठे हों, या फिर अब दूसरी बात जो कल ही जैसी है कि या तो वो इन राशियों में बैठे हों कहीं पे, पर ये राशियां छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में और तीसरे भाव में नहीं बननी चाहिए। जैसे कि मैंने यहां बनाया है और यहां बनाया है, यहां बनाया है, तो ये राशि यहां नहीं बननी चाहिए। इसीलिए मैंने इसे विशेषतया सिंह लग्न की कुंडली बनाई ताकि आपको इस बात को समझा सकूं कि नहीं, इन्हें इन भावों में नहीं बैठना चाहिए। बात समझ में तो आ रही होगी। बाकी के ये कहीं भी बैठे हों, जैसे केंद्र में बैठे हों या फिर पंचम में या नवम में बैठे हों तो चलेगा। और दूसरी बात ये थी कि ये त्रिकोण में बैठे हों या केंद्र में बैठे हों, अष्टम, छठे और 12वें में ना बैठे हों या तीसरे में ना बैठे हों, मतलब ये राशि न तो यहां बन रही हो और ना ये यहां बैठे हों। क्लियर है। तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर ये जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति या तो केंद्र में बैठा हो, जैसे मान लीजिए राहु अगर तुला के होकर के बैठे, ठीक है, राहु तुला के होकर के बैठे और शुक्र केंद्र में बैठ गए यहां पे, या फिर राहु अगर कर्क के होकर के बैठे हैं वो चंद्रमा लग्न में बैठ गए, या फिर राहु अगर मकर के होकर के बैठे हैं और वो शनि लग्न में बैठ गए या केंद्र में कहीं पे भी बैठ गए या पंचम में या नवम में बैठ गए, तो राहु की दशा अच्छी ही जाती है, बुरी नहीं जाती। बात समझ गए होंगे। सिर्फ 3 बातें जो ध्यान देने की है कि वो चर प्रकृति की राशियों में बैठे हों और छठे, 8वें और 12वें भाव में वो राशि न बनती हो और वो वहीं पे न बैठे हों, और साथ ही साथ जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति या तो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में या फिर पंचम में या नवम में बैठे हों, तो ये राहु की दशा आपके अन्य मुकाबलों में, जैसे बाकी के जो स्थितियों में राहु होते हैं उसमें से वो ठीक जाती है। मतलब उसमें आपको परेशान होने वाली कोई विशेष बात
नहीं होती है, थोड़ी सी गणेश जी की आराधना करेंगे, राहु आपको परेशान नहीं करेंगे। एक बात और है जो समझने वाली है, राहु को लेकर के कई बार लोग कंफ्यूजन में और असमंजस की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो वास्तव में कैसा फल करता है वो कई चीज़ों पे निर्भर करता है। आने वाले दिनों में मैं उस पर भी कार्यक्रम बना दूंगा कि कैसे ग्रह जो है वो परिणाम करते हैं, और राहु को निर्णय में जब भी लेना हो या उसके फलादेश को करना हो तो कैसे। मेरी किसी से बात हो रही थी और वो किसी बड़े संस्थान में पढ़ाने वाली हैं, उन्होंने पूछा था कि मेरा जो है वो प्रमोशन हो पाएगा कि नहीं। मैंने कहा था कि देखिए आपकी कुंडली में 90% तक परिणाम दे रहे हैं, पर 10% तक वो जा करके अंतिम में नहीं का परिणाम दे रहे हैं, तो नहीं हुई थी उनकी बात। तो वो ऐसी स्थितियां होती हैं, वो अंतिम समय पे जाकर के राहु गच्चा दे देते हैं। तो ये बात समझने वाली है जिसको कि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। वस्तुतः एक बात बताऊं, राहु और केतु को लेकर के भयंकर जो है वो छापेमार होली चलती है। मतलब वो कई बार उसको लेकर के आप 100% श्योर कभी भी नहीं हो सकते हो, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति को क्रिएट करते ही हैं। वो भूकंप होते हैं, अपने प्रभावों को आए गए बनाते रहते हैं। पर ये स्थिति ये अगर हो तो हम उसके प्रभावों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के परिणाम को देने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताता हूं जो कि समझने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से जानकारी में रखना चाहिए। कभी भी राहु केतु को लेकर के बहुत ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके की प्रकृति धारण कर लेते हैं ना, उनका कोई आकार नहीं है। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है वो कई बार उसको समझने में, जानने में, उसके बारे में कुछ बोलने से पहले चुप हो जाना चाहिए, चुप्पी साध लेनी चाहिए और तभी अध्ययन के बाद उसके निर्णयों को करना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। अब आज के कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करते हैं। छोटा सा कार्यक्रम था। कल मैंने द्विस्वाभाविक राशियों के बारे में बात करी थी, आज चर के बारे में बात कर चुका हूं। देखता हूं कल कौन सा विषय लेकर के आता हूं आपके सामने। कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोक का अर्थ बता देता हूं, बड़ा अजीब है, बहुत अच्छा है, सुन के जाइएगा। गीता जी के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताऊं? बताता हूं। वहां पे भगवान ने बात नहीं कही है, वहां पे अर्जुन ने पूछी है बात कि आखिर ये व्यक्ति कौन है या ऐसी कौन सी शक्ति है जो उससे जबरदस्ती ही सही पर पाप का कर्म करवाती है। अब इस पे भगवान तो कल बोलेंगे, आज तो बोलेंगे नहीं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। सवाल का उत्तर जानना बाकी है, कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।